हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी पिछली क्लास के बारे में। जैसे हमने बताया था कि अब हम आपके लिए पेपर तक डेली लेकर आएंगे 5 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं और ये क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए भी हैं। तो उसी सीरीज को आगे जारी रखते हुए आज मैं फिर से हाजिर हूँ 5 क्वेश्चन ऐसे लेकर जो पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पेपर में। इससे पहले हम अपनी एक क्लास कर चुके हैं और आज हम इसी क्लास का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही आपको आने वाली क्लास की अपडेट मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको आने वाली अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पेपर तक ही लगातार आपको 5 ऐसे क्वेश्चन मैथ के डेली प्रोवाइड कराएंगे जो आपको आपके एग्जाम की मतलब दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक वस्तु को ₹7500 में खरीदा जाता है और ₹8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे सीपी दिया हुआ है। सीपी की बात करते हैं। सीपी को हिंदी में कहते हैं बच्चों क्रय मूल्य। सीपी होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, तो क्रय मूल्य हमारे पास है इसमें ₹7500। ठीक है बच्चों, और यहीं पे मैं अगर बात करूं तो जो बेचना होता है उसे लिखते हैं हम एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम एसपी कितना हो जाएगा, हमारा एसपी दिया हुआ है ₹8400। ठीक है बच्चों, अब आप एक बात बताइए, अगर आपने कोई वस्तु ₹7500 में खरीदी, ₹8400 में बेच दी, तो आपका लाभ कितना हुआ। यहाँ से हम अगर लाभ की बात करें तो लाभ जो होता है, लाभ एसपी में से सीपी घटाने के बाद आ जाता है, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। इसे ऐसे भी कह सकते हैं जितने में बेची और जितने में खरीदी थी, अगर बेचने वाले में से खरीदने वाला घटाए तो आपके पास लाभ आ जाएगा। एसपी आपका ₹8400 है और सीपी जो है आपका ₹7500 है। तो यहाँ से अगर हम इसे घटाते हैं, 0 में से 0 जाएगी 0, 0 में से 0, यहाँ 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से आता है 14, 14 में से 5 गए, ये आपका ₹900 आ जाएगा। तो ₹900 आपको यहाँ पे लाभ हुआ। और अब हमें अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, क्योंकि ये तो लाभ है वो भी ₹900, लेकिन हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत और उत्तर भी प्रतिशत में दिए गए हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अगर बात करें, या सीधा सीधा मैं आपको बताऊं लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हिंदी में सीपी कहते हैं, तो आप चाहे तो हिंदी लिख ले चाहे तो सीपी लिख ले। और प्रतिशत लाने के लिए 100 से हमें गुना करनी पड़ेगी। लाभ की जगह लाभ रखें, सीपी की जगह सीपी रखें। ₹7500 यहाँ पे दिया हुआ है और प्रतिशत के लिए 100 से गुना की हुई है। इन 2 जीरो से इसकी ये 2 जीरो काट दे। और अब अगर काटना है तो इसे काटे, शायद ये 25 से कट जाए। अगर मैं इसे 25 से काटूंगा तो 25 की 75, लेकिन इसे काटेंगे 25 एकम 25, 25 की 75 हो जाएगा। 75 के बाद यहाँ पर से शायद ये कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25 × 75, और 25 से अगर इसे काटे तो 25 × 75 बचेगा 15 बचेगा ना बच्चों, हाँ 15, और 25 का 150, और 3 से 36 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका 12% आंसर आ जाएगा। 3 से ये 36 कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने कोई वस्तु सीपी मतलब खरीदी ₹7500 की, बेच दी ₹8400 की, तो हमें लाभ जो हुआ बेचने वाली में से खरीदने वाली घटाया, एसपी माइनस सीपी, तो हमें ₹900 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ बट्टे सीपी गुना 100 करते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने का लाभ हुआ वो ऊपर और जिसमें से लाभ हुआ वो नीचे। लाभ हमेशा सीपी पे होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एसपी कभी भी आता नहीं है, लाभ हमेशा सीपी पे होता है और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करनी पड़ती है। तो लाभ की जगह लाभ रखा, सीपी की जगह सीपी, और प्रतिशत की 100 की जगह 100 रखा। 0 से 0 काट दी, 25 से काटा 3 बार और 25 से कट गया आपका 36 बार, और 3 36 को 12 बार काट देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, इसे क्वेश्चन को पढ़िए। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ पे हमें प्रथम 4 अभाज्य संख्या लेनी है। आपको 4 अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। प्रथम से लेने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या वह होती है जो सिर्फ अपने आप से कटती है या 1 से कटती है। वैसे 1 से तो सभी संख्या कटती है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हो, 1 को छोड़कर। मतलब 1 को छोड़कर जो 1 से तो कटेगी ही कटेगी, 1 से तो सभी कटती हैं, तो अपने आप से जो कटती है वो अभाज्य संख्या। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या 1 और अपने आप के अलावा किसी से भी ना कटती हो वो संख्या अभाज्य है। तो हमें ऐसी प्रथम 4 अभाज्य संख्या लेनी है और उनका योगफल बताना है। तो अगर मैं प्रथम 4 अभाज्य संख्या की बात करूं, अभाज्य संख्या 1 को हम अभाज्य नहीं लिखते हैं। प्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3 आएगी। इनका योग करना है तो बीच में जोड़ का निशान लगाते जा रहे हैं। अगली आएगी 5 और अगली आएगी 7।
क्योंकि हमसे 4 गई है तो पहली 2, अगली 3, 5 और 7, यही ऐसी शुरू की अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या आ जाएगी और इनका भी क्या करना है योगफल, तो मैंने योग का चिन्ह लगा लिया। अब इन्हें जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 7 17, तो आपका 17 आंसर आ जाएगा। ये सब सवाल जो है पेपर में आए हुए हैं, आप इनको अच्छे से कर लें क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन्हें किया तो जाहिर है आप 20 में से 20 नंबर भी आराम से लेके आओगे। ये हम ऐसी सीरीज पेपर तक प्रोवाइड कराएंगे, तो आप ध्यान से इन्हें जरूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना था, तो हमने शुरू की 4 अभाज्य संख्या ली और उनके बीच में जोड़ का निशान लगा दिया क्योंकि हमें योग बताना है। तो इसका योग आएगा 17। 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 7 17। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इस तरीके के सवाल बच्चों 2 या 3 भी पूछ लिए जाते हैं और हर पेपर में मिलेंगे आपको। हर पेपर में कोई सा भी आप सेट देख लो, हर पेपर में मिलेंगे। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ही हैं सारे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी ये वे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी हैं ये। तो चलिए इस तरह के सवाल की बात कर रहे थे। इस तरह का सवाल पेपर में हमेशा ही पूछा जाएगा। आप कभी भी देखें, कोई सा भी सेट उठा ले, 2 से 3 सवाल ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इसे करने का बहुत आसान तरीका, यह आसानी है। इसमें लिखा हुआ है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा। मतलब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है। तो इसे करने का बहुत आसान तरीका यह है कि आप 6 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या लिख लें। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको एक के बाद 5 जीरो लगानी है। ये लगा दिया आपने 5 जीरो। यहाँ पे देखोगे तो ये 6 अंकों की संख्या बनेगी 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंकों की ये छोटी से छोटी होगी, 6 अंकों की है ये छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या है। और हमें इसमें से क्या किसका अंतर निकालना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो 4 बार आप 9 लिख सकते हैं, 4 बार 9 लिख देंगे। ये क्या हो गई 4 अंकों की, 4 अंक की बड़ी। यहाँ पे अंक लिखना चाहो तो लिख ले। हमें पेपर में सिर्फ करके दिखाना होता है, तो आपको लिखने से ज्यादा करने से कोई मतलब है नहीं, समझने से ज्यादा मतलब है। तो यहाँ पे हमसे कहा था 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये लिख दी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये लिख दी। उनका भी अंतर बताना है तो अंतर का चिन्ह लगाएंगे और इनका अंतर आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ दही, यहाँ से दही, ऐसे करते करते यहाँ पे दही चली जाएगी 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 और यहाँ पे 9 बचेगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल 2 या 3 हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, आप उम्मीद है इसे समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योग बताना है। इन्हें जोड़ने का सबसे आसान तरीका, आप इन्हें जोड़ के सवाल की तरह करें, वरना इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जोड़ के सवाल क्या कहता है हम उसे ठीक तरीके से पढ़ेंगे। जोड़ के सवाल में सबसे पहले हम जो भी दिया हो उसे पहले लिख ले। वैसे तो तरीका यह है कि आप सबसे बड़ी संख्या पहले लिखें, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं इसे बिल्कुल ऐसे ही बता दूं जैसे ये लिखी हुई है। तो 7.7, उसके बाद अगर अगली संख्या उतारेंगे तो हमें हमेशा याद रखना है, चाहे जोड़ का सवाल हो चाहे घटा का, दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए। तो मैंने दशमलव के नीचे दशमलव रखी, चाहे कुछ भी हो दशमलव के नीचे दशमलव रखनी, उधर के फिर उसके लेफ्ट वाले अंक इधर और राइट वाले अंक इधर। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट ये है, तो 007 और इधर 7 है तो हमने यहाँ पे 7 रख दिया। आप देख रहे हो कि दशमलव के नीचे दशमलव आ रही है। अगला सवाल है हमारा पॉइंट रखेंगे पहले 007 और उसके बाद 7 इधर को बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो। और हमें क्या करना है, फिर इनका योग करना है, तो योग कर देंगे। देखो अगर दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, तो आप सभी में बराबर बराबर अंक कर ले, जिससे आपको जोड़ने में आसानी हो। 0 लगा सकते हैं लास्ट में, 0 लगाने से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ऐसे करके आप अंक बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जोड़ोगे तो 7, यहाँ 7 7 14 का 4 का हासिल लगा 1। अगली बार देखोगे तो 7 और हासिल वाला 1 8, 7 का 7 ऐसे ही, क्योंकि हासिल तो लगेगा नहीं, और दशमलव ऐसे गए ऐसे ही। 7 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28 का 8 का हासिल लगे आपके 2, और यहाँ पे 7 और 2 9। तो आपका ये 98.7847 आंसर आ जाएगा। कभी कभी इसे आंसर को ऐसे दे देगा लगभग 100। तो अगर आपको सवाल में ये आंसर ना मिले तो आप लगभग 100 आंसर भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे बच्चों, इस तरह के सवाल कभी कभी आ जाता है कि लगभग में पूछ लिया जाता है, तो आप लगभग 100 के आसपास भी इसे लगा देंगे। अब तक हम 4 सवाल कर चुके हैं और 5वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम है या आप किसी भी तरह के सवालों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।
और सब कुछ ये सारी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारी फीस समझ के भी ये सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको तो वीडियो फ्री में ही मिल रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का चिन्ह जहां पे आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लाल अक्षर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसके बाद सब्सक्राइब करें और उसके बाद घंटी को भी जरूर दबा दें। घंटी दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, मतलब सूचना का पता चल जाता है कि हमने कब ये क्लास डाल दी और कब नहीं। हम रेगुलर पेपर तक डेली 5 क्वेश्चनों की सीरीज वाली ये क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का आखिरी सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल 640 का अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो हमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, इसके ऑप्शन भी मैंने आपको लिख दिए हैं जिससे आपको आसानी हो। तो अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए हम इसको 640 को ऐसे लिखते हैं और ऐसे इस तरीके से जैसे लैसे लेते हैं ना उस तरीके से काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। छोटी संख्या मतलब 2 से काटने शुरू करेंगे और इसको काटते काटते चलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर आते हैं इसके गुणनखंड वही अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो चलिए 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 0 0। फिर 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटती है तो 2 से काटते रहेंगे। फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो 2 एकम 2 बचेगा 1, 1 आगे जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 छिक्का 12 और 2 0 0। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 0 0। फिर 2 से कटेगा तो फिर 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 0 0। अगर फिर से 2 से कटेगा तो फिर 2 से काट देंगे, 20 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा। फिर 2 से कटेगा 5 बार और अब 5 से 1 बार कटेगा। तो आपको तब तक ये हल करना है जब तक 1 ना आ जाए। और अगर अब आप अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो ये जो इसके फैक्टर हैं ये सब इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। मतलब ये जो फैक्टर आते हैं सारे के सारे ही अभाज्य गुणनखंड है। अब हम इन्हें आसानी से गिन लेंगे। तो ये सब में 2 2 तो दिया हुआ है। हम देखते हैं कि 2 कितनी बार आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हमारे पास 2 आया हुआ है। तो जिसमें भी 7 बार 2 हो वो हम अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 बार 5 आया हुआ है। तो हमारा ये ऑप्शन 5 जो है, सॉरी 5 का डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतने रखेंगे। कल के लिए फिर 5 क्वेश्चन लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन क्लास को जरूर देखिए। अगर आप पेपर तक इन क्लास को देखते हैं तो उम्मीद है कि आप 20 के 20 सवाल आसानी से कर पाओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।